आज हम दिखाएंगे रानी पद्मिनी महल चित्तौड़गढ़। यह चित्तौड़गढ़ हिंदुस्तान का सबसे बड़ा गढ़ माना जाता है। कहा जाता है कि गढ़ों का गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ यहाँ। यह चित्तौड़गढ़ उदयपुर से करीब 110 किलोमीटर और जयपुर से करीब 310 किलोमीटर पर स्थित है। अब जानते हैं रानी पद्मिनी के बारे में। रानी पद्मिनी सिंघल साम्राज्य की राजकुमारी थी। सिंघल साम्राज्य कहाँ पड़ता है? सिंघल साम्राज्य श्रीलंका का एक द्वीप है। रानी पद्मिनी के पिता कंदरसेन थे, जो सिंघल साम्राज्य के राजा थे, और उनकी माता का नाम चंपावती था। अब हम पहुंच चुके हैं रानी पद्मिनी महल। ये जो आप सामने देख रहे हो, ये रानी पद्मिनी महल के अंदर जा रहे हैं। रानी पद्मिनी का ब्याह चित्तौड़ के राजा रावल रतन सिंह जी से हुआ था। रानी पद्मिनी बहुत ही सुंदर और रूपवती रानी थी। कहा जाता है कि रानी पद्मिनी इतनी सुंदर थी कि वो पानी भी पीती थी तो गले के अंदर से नजर आता था। उस वक्त की विश्व प्रसिद्ध नारी मानी जाती थी। रानी पद्मिनी के पति रतन सिंह जी को नाच गान और संगीतकार का बहुत शौक था, जिसकी वजह से उनके दरबार में बहुत सारे संगीतकार मौजूद थे। उनमें से एक राघव चेतन नाम का संगीतकार था, जो बांसुरी भी बहुत ही सुंदर बजा लेता था। वो संगीतकार भी था, इसके बावजूद वो काला जादू भी जानता था, यानी कि तांत्रिक विद्या भी जानता था, जादू टोने का काम भी करता था। ये बात किसी को पता नहीं थी, जिसकी वजह से रतन सिंह जी ने राघव चेतन को संगीतकार के लिए रख रखा था। राघव चेतन जो था, उसके मन में रानी पद्मिनी का सुंदर रूप देखकर उसके मन में छल कपट की भावनाएं उत्पन्न हो गई थी, जिसकी वजह से वो अपने ही राजा रतन सिंह जी के खिलाफ उन्होंने काला जादू करने की कोशिश की, तांत्रिक विद्या, जिसकी वजह से वह रंगे हाथों पकड़ा जाता है। सबूत के साथ रंगे हाथों पर पकड़ा जाने की वजह से रतन सिंह जी वो ब्राह्मण होने के कारण उसको देश निकाले का आदेश दे देते हैं। काला मुंह करके गधे पर बिठाकर उसको देश निकाले का आदेश दे देते हैं। वो ब्राह्मण था, जिसकी वजह से ब्राह्मण हत्या उनके धर्म के विरुद्ध मानी जाती थी, इसीलिए उन्होंने देश निकाले का आदेश दे दिया। अपने अपमान का बदला लेने के लिए दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के पास पहुंच जाता है। उस वक्त राजा राज में छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे, छोटे छोटे देश। मेवाड़ अलग, मारवाड़ अलग, जैसलमेर अलग, दिल्ली अलग। इसी प्रकार वह दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के पास पहुंच जाता है, पर सीधे तौर पर अलाउद्दीन खिलजी से मिल नहीं सकता। उसकी वजह से उसको पता चला कि जंगल में शिकार करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी जाते हैं। तो उस वक्त जिस समय अलाउद्दीन खिलजी जंगल में गए थे, तो उस वक्त उस जंगल में जाकर राघव चेतन ने बहुत ही सुरीली और मीठी आवाज में मुरली बजाना स्टार्ट कर दी। तो उस वक्त अलाउद्दीन खिलजी उस मुरली की आवाज सुनकर मोहित हो गया। बोले, ये जो भी मुरली बजा रहा है उसको पकड़कर दरबार में ले आना। तो उसके सेना दलों के जो सैनिक के जो लोग थे अलाउद्दीन खिलजी के, वो उसको पकड़कर अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में ले गए थे। तो उस वक्त अलाउद्दीन खिलजी ने राघव चेतन की तारीफ करते हुए कहा, दुनिया की हर चीज हम छीन सकते हैं, लेकिन तुम्हारा हुनर नहीं छीन सकते। तुम्हारे मुरली बजाने की जो आवाज है वो हम छीन नहीं सकते, बाकी हम छीन लेते हैं। तब यह बात कर राघव चेतन को अपनी हाथ से अंगूठी निकाल कर दी और वह कहने लगा कि आज से तुम हमारे दरबार की शान हो। तब राघव चेतन ने कहा कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, अगर वो तुम्हारे साथ हो तो तुमको क्या से क्या मिल जाए। यह बात कहकर राघव चेतन रानी पद्मिनी की बहुत ही जोरदार तारीफ करने लगा। कहने लगा कि लाल पत्थर जो जड़ा है ताज में, ताज जो सारी दुनिया में राज करेगा, सिकंदर, दूसरे सिकंदर बनेंगे आप। ये तभी संभव है जब वो तुम्हारे साथ होगी। वो साक्षात माया है, तन की काया है, चेहरे पर चंद्रमा का साया है, घूंघट में छिपी हुई आग है, तलवार में लिखा हुआ जीवन का राख है, परछाई भी देख लो तो पानी को जी चाहे। तब अलाउद्दीन खिलजी ने कहा, ऐसी खूबसूरती सिर्फ ख्वाब में होती है, हकीकत में नहीं। तब राघव चेतन ने कहा, एक बार देख लेगा तो कुछ सोचेगा नहीं उसके सिवा। पूंजी है भाग्य की, वो अगर आपको मिल गई तो मेवाड़ आपका, हिंद आपका, दुनिया आपकी, स्वर्ग आपका, वो नहीं तो कुछ भी नहीं। पत्थर है पारस का, छू लिया तो दुनिया सुनहरी हो जाएगी, लेकिन उसको पाना उतना ही मुश्किल है और नामुमकिन है, यह हर किसी के बस की बात नहीं। यह बात सुनकर अलाउद्दीन खिलजी कहता है कि कौन है वो। तब राघव चेतन कहता है कि मेवाड़ की महारानी रानी पद्मावती। ये बात सुनकर अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली से सेना लेकर चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण करने के लिए आता है, रानी पद्मिनी को हासिल करने के लिए। ये सबसे पहले आता है 1299 में।
जब पहली बार आक्रमण करने आया था उस वक्त चित्तौड़गढ़ की दीवारें इतनी मजबूत और मोटी होने की वजह से वह चित्तौड़गढ़ पर से हार कर चला जाता। यहाँ की सेना का सैन्य दल भी मजबूत था, जिसकी वजह से पहली बार आया था तो उस वक्त चित्तौड़गढ़ की सेना इसको हराकर यहाँ से भगा देती है। यानी कि पहला युद्ध जब करने आया था उस वक्त अलाउद्दीन खिलजी हार कर चला जाता है। इसके बाद वह दूसरी बार जब युद्ध करने आया था, दूसरी बार भी वह बार बार कोशिश करने के बाद भी वह नाकाम रहता है। तब रतन सिंह जी को यह पत्र लिखता है अलाउद्दीन। पत्र में लिखता है कि एक बार रानी का चेहरा मुझे दिखा दो, मैं अपनी सेना लेकर वापस दिल्ली लौट जाऊंगा। तब रतन सिंह जी कहते हैं कि हम अपनी रानियों का मुंह किसी गैर मर्द को नहीं दिखाते हैं। तब रानी पद्मिनी रतन सिंह जी दोनों के बीच में बातें होती है। तब रानी कहती है कि अगर चेहरा दिखाने से अगर ये युद्ध टल जाए और मेवाड़ के किसी भी सैनिक को अपना प्राण न देना पड़े तो चेहरा दिखाना ही उचित है। तब रतन सिंह जी और रानी पद्मिनी एक निष्कर्ष निकालते हैं, बोले कि चेहरा हम नहीं दिखाएंगे, पानी के अंदर प्रतिबिंब जरूर दिखा लेंगे, पानी के अंदर प्रतिबिंब दिखाएंगे। तब अलाउद्दीन खिलजी को पानी के अंदर प्रतिबिंब दिखाया जाता। वो सामने आप महल देख रहे हो, उस महल में रानी खड़ी हुई थी और ये हम जो यहाँ इसकी के किनारे पर एक महल बना है, वहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी को खड़ा करा था। उस मतलब सीढ़ियों पर खड़े जो व्यक्ति की जो पानी के अंदर देखता है तो उस पानी की जो परछाई जो जनाना मर्दाना महल बना हुआ है इसके किनारे पर उस मर्दाना महल के शीशे के अंदर प्रतिबिंब दिखाई देता है और पीछे मुड़कर देखने पर कुछ भी नजर नहीं आता है। इस तरह से रानी पद्मिनी का अलाउद्दीन खिलजी को चेहरा दिखाया था। ये जो सामने आप महल देख रहे हो इसके सीढ़ियों पर खड़े व्यक्ति जो रहता है ना, जो पानी के अंदर देखता है तो उसका जो प्रतिबिंब रहता है, इसके किनारे पर जो बना हुआ है मर्दाना महल, पानी के अंदर बना हुआ उस महल को जनाना महल कहते हैं और किनारे पर बना हुआ है उसको मर्दाना महल कहा जाता है। यानी कि जनाना महल पर खड़े व्यक्ति का चेहरा पानी में शीशे की सहायता से मर्दाने महल में दिखा जाता है। इसी प्रकार उस मर्दाने महल के अंदर अलाउद्दीन खिलजी को खड़ा करके वहाँ पर प्रतिबिंब दिखाया था और पीछे मुड़कर देखने पर कुछ भी नजर नहीं आता था। इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी को यहाँ पर चेहरा दिखाया था और चेहरा दिखाने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने रानी का सुंदर रूप देखकर उसके मन में छल कपट की भावना उत्पन्न हो जाती है। तो वह रानी पद्मिनी को हासिल करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी जब रतन सिंह जी अलाउद्दीन खिलजी को गेट पर छोड़ने गए थे, राजपूती परंपरा के अनुसार मेहमानों को गेट पर छोड़ा जाता था, तो उस गेट पर अलाउद्दीन खिलजी के सैनिक छिपकर खड़े हुए थे। तो उन्होंने रावल रतन सिंह जी को वहां पर कैद कर लिया था। कैद करने के बाद उन्होंने अपनी छावनी में ले गए और रानी पद्मिनी की मांग करने लगे, कहने लगे कि राजा के बदले रानी। अगर उन्होंने अपने पत्र लिखा, वहां के दो सैनिक थे गोरा और बादल को, पत्र में लिखा अगर तुम्हें राजा चाहिए तो रानी मुझे सौंप दो और राजा को ले जाओ। तब वहां की रानी पद्मिनी और गोरा और बादल तीनों ने एक प्लान बनाया था। रानी पद्मिनी जितनी सुंदर थी उतनी समझदार, साहसी और निडर भी थी। तब रानी पद्मिनी ने एक पत्र लिखा अलाउद्दीन खिलजी को, कहा कि मैं तुम्हारे साथ आऊंगी परंतु कुछ शर्तें हैं। उन्होंने कुछ शर्त रखी। पहले शर्त रखी मेरे साथ 800 पालकी आएगी, 800 पालकियों में 800 दासी मेरे साथ आएगी। दूसरी शर्त ये होगी कि मैं पहले आने के बाद रावल रतन सिंह जी अपने पति रावल रतन सिंह जी से मिलूंगी और इसके बाद तुम्हारे पास तुमसे मिलूंगी। और तीसरी शर्त ये रखी कि रावल रतन सिंह जी को वहां से छोड़ने के बाद ही मैं तुमसे मिलूंगी। और चौथी शर्त ये रखी कि राघव चेतन का सर जब तक चित्तौड़गढ़ में नहीं पहुंचा था तब तक पालकियां यहाँ से रवाना नहीं हुई। तो अलाउद्दीन खिलजी ने सभी शर्तें मान ली थी। उन्होंने राघव चेतन का सर काट कर रानी पद्मिनी के पास पहुंचा देता है, क्योंकि रानी पद्मिनी को पता था कि राघव चेतन चित्तौड़ का छप्पा छप्पा जानता है, इसीलिए राघव चेतन को पहले हटाना जरूरी है रास्ते से। तो इसीलिए रानी पद्मिनी का पहला प्लान सक्सेस हो गया। इसके बाद रानी पद्मिनी ने 800 पालकियों के अंदर 800 मेवाड़ के सैनिकों को शस्त्र के साथ बैठा दिया था दासियों के वेश में। रानी पद्मिनी की डोली और शस्त्र के साथ सैनिकों की डोली जब अलाउद्दीन खिलजी के छावनी में पहुंचती हैं, तब वहां जाकर शर्त के अनुसार रानी पद्मिनी की डोली पहुंची रतन सिंह जी की जहां पर बंदी बना रखा था वहां पर रानी पद्मिनी और गोरा और बादल जाकर वहां पर रतन सिंह जी को कैद से छुड़ा लेते हैं। इसके बाद दासियों के वेश में खड़े सभी सैनिक वहां पर छावनी पर आक्रमण करके रतन सिंह जी को वहां पर लेकर आ जाते हैं। उस वक्त गोरा वहां शहीद हो जाता है और बादल उनको सुरक्षित अपने महल में ले आता है। गोरा जो रानी पद्मिनी के चाचा थे और बादल जो था वो उनका चचेरा भाई था रानी पद्मिनी का। इसी प्रकार रानी पद्मिनी का यह प्लान पूरी तरह से सक्सेस हो जाता है। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी
गुस्सा हो जाता है। गुस्सा होने के बाद वो 1303 में आक्रमण करने आता है दुगुनी सेना लेकर, पूरी ताकत के साथ। वो बहुत सारी सेना लेकर आता है और इस किले को चारों तरफ से घेर लेता है। किले के अंदर आने वाली अनाज सामग्री और बाहर से आने वाली अनाज सामग्री, खाने की सामग्री को पूरी तरह से बंद कर देता है। इसके 6 महीने तक इस किले को घेर के रखता है, जिसकी वजह से अनाज खत्म हो जाता है किले के अंदर, जिसकी वजह से रावल रतन सिंह जी को मेवाड़ की सेना को खुले में युद्ध करना पड़ता है। मेवाड़ की सेना कम होने के कारण और अलाउद्दीन खिलजी की सेना ज्यादा होने के कारण मेवाड़ की सेना को यह युद्ध हारना पड़ता है, जिसकी वजह से रानी पद्मिनी को जौहर करना पड़ता है। रानी पद्मिनी जौहर कर लेती है। इसके बाद जब रानी पद्मिनी को यह पता चलता है कि रावल रतन सिंह जी मृत्यु को प्राप्त हो गए, तब रानी पद्मिनी जौहर अपना लेती है। जौहर का मतलब वो होता है कि जिंदा, अपनी मान सम्मान की रक्षा के लिए जिंदा अग्नि में अपना शरीर त्याग देना है, जौहर कहलाता है। रानी पद्मिनी ने अपने मान सम्मान की रक्षा के लिए उन्होंने जौहर कर लिया था। यह चित्तौड़गढ़ का पहला जौहर माना जाता है। यह जौहर 1303 में हुआ था। ये जो आप सामने गेट देख रहे हो, ये राजाओं महाराजाओं के समय इस गेट को मुख्य गेट माना जाता था। इस गेट का नाम सूरजपोल है। इसी गेट के सामने मैदान बना हुआ है, उस मैदान में युद्ध होते थे। इसका दरवाजा आप देख लो, इस तरह से नुकीले बनाया जाता ताकि कोई शत्रु सेना इसको तोड़ न सके। अब हम आपको वो स्थान दिखाते हैं जहाँ पर जौहर हुआ था, उसको जौहर कुंड के नाम से जाना जाता है। ये जो आप स्थान देख रहे हो, ये जौहर का स्थल है। यह जौहर स्थल पर पहले यहाँ पर बहुत बड़ा कुंड था, जहाँ पर कुंड के में जौहर करती थी औरतें। अब यहाँ पर बगीचा बना दिया गया है। इस बगीचे को सरकार ने बंद कर दिया गया, मतलब जौहर कुंड को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर पहले क्योंकि चिल्लाने की आवाज़ आती थी, जिसकी वजह से यहाँ पर गार्डन बना दिया है। ये जो आप देख रहे हो, ये उत्तरी जौहर गेट है। और ये जो आप देख रहे हो, ये यहाँ से सती महल है। यहाँ पर रानियाँ 24 जिसका भी पति देहांत हो जाता था, उसकी वजह से यहाँ जगह से सती महल पर आती और इस जगह से कूदने की वजह से इसी जगह पर जौहर कुंड के अंदर कूद जाती। इस जौहर कुंड के अंदर कपास, तेल, घी एनी टाइम डाला रहता था और आग एनी टाइम जली हुई रहती थी इस जौहर के कुंड के अंदर। और ये जो आप देख रहे हो, ये कुंड, ये जो जिन रानियों, रानी पद्मिनी महल और जिन्होंने रानियों ने जो जौहर किया था, उनके लिए हवन कुंड बनाया गया है। यानी कि मार्च के महीने में दशा माता के अगले दिन 11 को यहाँ पर मेला लगता है और यहाँ पे हवन किया जाता है सभी रानियों के लिए। ठीक है, और ये जो आप देख रहे हो, वो पूर्वी जौहर गेट है। यानी कि पूर्व दिशा में इसीलिए पूर्वी जौहर कहा गया है और उत्तर दिशा में इसीलिए उत्तरी जौहर गेट कहा गया है। ठीक है, ये जो आप सामने टावर देख रहे हो, इसको विजय स्तंभ कहते हैं। इस विजय स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। महाराणा कुंभा कौन थे? महाराणा प्रताप के दादाजी थे महाराणा कुंभा। उन्होंने इस विजय स्तंभ का निर्माण कराया। ये जो आप संपूर्ण बाग गार्डन वाला देख रहे हो, ये जौहर स्थान कहलाता है। इस जौहर स्थान चित्तौड़ दुर्ग पर यह स्थान जौहर स्थान के नाम से जाना जाता है। आक्रांताओं से अपनी मातृभूमि और अपने सतीत्व की रक्षा से सर्वस्व न्योछावर करते हुए अग्नि की ज्वालाओं में प्रवेश करना जौहर कहलाता है। मेवाड़ की हजारों वीरांगनाओं ने अपने सतीत्व की रक्षा हेतु चित्तौड़ के दुर्ग में 3 बार जौहर कर अपने कुल का गौरव बढ़ाया। ये जो आप देख रहे हो मूर्ति, ये रानी पद्मिनी की मूर्ति है। इससे यह साबित हो रहा है कि रानी पद्मिनी ने कहा कि हे भगवान, मुझे इतना सुंदर क्यों बनाया, जिसकी वजह से मेरी वजह से इतना नुकसान हुआ इस चित्तौड़ के अंदर। इसी तरह से वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज।